हेलो डियर बच्चों। तो देखो 11th क्लास का हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 4 था आपका समतल में गति, उसका हम लोग भाग तीन पार्ट डाल चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या बताया था कि एक त्रिभुजी नियम पढ़े थे। ठीक है, त्रिभुजी नियम में क्या पढ़े थे कि सदिश को ऐसे त्रिभुजी नियम से जोड़ते हैं, त्रिभुज नियम से। ठीक है, सदिश योग का त्रिभुजी नियम पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज नियम पढ़े थे। उसमें हम लोग फार्मूला निकाले थे कि दो सदिश था, उन दोनों के बीच में यदि एंगल हो तो अलग अलग एंगल में उसका परिणामी रिजल्ट कितना आता है। ठीक है, कितना उसका मान आता है। ठीक है, उस फार्मूला को कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे कि r = √a² + b² है ना, cos थीटा में स्मॉल ए लिया था। तो ऐसे दो थीटा था, क्या था, दो जो वेक्टर था, जैसे कि मान लो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा था। तो उसका रिजल्टेंट जो था परिणामी था, कुछ इस प्रकार से लगा था। तो अलग अलग एंगल पे हम लोग फार्मूला निकाल चुके थे, उनके जो बीच का जो दिशा निकालते थे, थीटा एंगल टेन अल्फा, वो भी सब निकाल चुके थे। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक थोड़ा सा और बच गया था कॉन्सेप्ट, उसको मैं सिखा देता हूँ। तो वियोजित कैसे करते हैं, ठीक है, वियोजन, ठीक है, सदिशों का वियोजन कैसे करते हैं, सदिशों का, ठीक है, सदिशों का वियोजन। ठीक है, वियोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बहुत बार इसका वियोजित करते हैं। ठीक है, 11th में 12th में बहुत जगह। तो ध्यान देना, जैसे कि मान लो मैं, ये सब किसके लिए होता है, सदिश के लिए होता है, सदिश राशि के लिए होती है। ठीक है, कभी कभी अदिश के लिए दिखाते हैं, तो अदिश जो सदिश, कई सदिश राशि भी होती है, लेकिन इसका नियम का पालन नहीं करता। जब आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो ध्यान देना सदिशों का वियोजन कैसे होगा। जो सदिश राशि होती है उसको वियोजन करते हैं, जैसे वेग हो गया, सदिश राशि है वेग। ठीक है, वेग जो दिख रहा है सदिश राशि है। विस्थापन जो है सदिश राशि है, विस्थापन जो सदिश राशि है। बल जो है सदिश राशि है। तो इन सब में, त्वरण जो सदिश राशि है, इन सब में लगता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक बल लगा है मान लो ऐसे किसी एंगल पे। ठीक है, ऐसे इस पर बल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई धक्का दे रहा है इसमें। ठीक है, एफ बल लग रहा होगा, इसमें धक्का लग रहा है थीटा एंगल पे। ठीक है, तो इसको ना ये दो भाग, ये बल जो है ना दो भाग में बढ़ जाता है। ये जो बल लग रहा है वो दो भाग में बढ़ जाता है। तो बांटते कैसे हैं उसको, देखो, इसको डेस 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 करके आगे बढ़ा दिए। ठीक है, ये जो बल था समझो कि इधर लग रहा होगा। ठीक, अब ये जो शीर्षाभिमुख कोण जो बोलते हैं एंगल, अपोजिट एंगल से, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब क्या होगा, इसको कैसे बांटेंगे, देखो ये बल लग रहा है ना, तो भी बल लगेगा यहाँ पे, तो इसको दो भागे बांट दिए। ठीक है, दो भागे बांट दिए, नाम दे देते हैं इसका, ये O है, ये A है, ये B है। तो एक बल इधर लगेगा, एक बल इस साइड लगेगा और एक बल इधर लगेगा। ठीक है, अब कितना बल लगेगा उसको निकाल लेते हैं। देखो एक ट्रेंगल दिख रहा है, ये आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे थीटा है और ये जो दिख रहा है ये बल है। ठीक है, ये जो ये लाइन दिख रहा है ना, जब का ये थीटा है, तो ये होगा आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये होगा आपका आधार, बेस हो जाएगा, ये आपका कर्ण है। ठीक, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे यदि हम देखा जाए इस OAB में, देखें OAB में, तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी OA डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी AB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा। तो साइन थीटा का साइन थीटा है और AB का AB है। यहाँ पे OA का मान पता है हमको, F है, यहाँ पे F लिख देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो AB बराबर हमको क्या मिल जाएगा, F साइन थीटा मिल जाएगा। यानी जो आपका AB दिख रहा है, AB भाग, उसका मान क्या है, F साइन थीटा है। ठीक है, इसी में आप कॉस थीटा लगा दीजिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या चीज़ है, OB है, और कर्ण क्या चीज़ है आपके पास, OA ही है ना। और OA का मान आपको पता है, OA का मान कितना है आपके पास, F है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो आपको OB बराबर क्या मिल जाएगा, F कॉस थीटा मिल जाएगा। यानी OB दिशा में क्या बन जाएगा आपको, F कॉस थीटा। तो देखो भाई, इसी को यदि मैं जोड़ दूँ, ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, तो जो एक क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन गया। जितना लंबाई ये होता है, जितना ये इसका मान होता है, उतना इसका भी मान होता है। इसलिए F साइन थीटा इधर ना लिख के मैं इधर लिख देता हूँ। इसका मान जो दिख रहा है क्या हो जाएगा आपका, F साइन थीटा हो गया। यानी कि इस F का दो भाग में बटा, ठीक है, एक क्षैतिज घटक बन गया, इस F का दो घटक बना। F का दो घटक कौन कौन सा बना, F का दो घटक, ठीक है, दो घटक क्या क्या था, एक दिख रहा है F कॉस थीटा दिख रहा है, कौन सी दिशा में दिख रहा है, क्षैतिज में दिख रहा है, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज में इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है आपको कितना, F कॉस थीटा। एक दिख रहा है F साइन थीटा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, F साइन थीटा। कैसा दिख रहा है, ये ऊर्ध्वाधर दिख रहा है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर
दिशा में दिख रहा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल। समझ गए मतलब क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना आपको क्या चाह रहा हूँ कि यदि कोई भी सदिश राशि वाला, सदिश राशि जो है किसी एंगल पे काम करता है, किसी एंगल पे, जैसे कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे एंगल लगा था, यहाँ पे थीटा, ठीक है। यहाँ पे चाहे वेग होगा तब भी हो बटेगा। जैसे मान लीजिए वेग रहेगा, इस दिशा में वेग है तो वेग 2 भागे बढ़ जाएगा। कैसे बटेगा बताया है यहाँ पे, जैसे थीटा, तो ये 1 भाग इधर बटेगा, 1 भाग इधर। तो जिधर थीटा होता है, याद रखने एक बात और, ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा बनेगा। जैसे वी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी कॉस थीटा बन जाएगा। और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या बन जाएगा, ये वी साइन थीटा बन जाएगा। चलो इस बार क्या है, जैसे ये जो वेग इधर जा रहा था, मान लो इस वेग की डायरेक्शन क्या हो जाए, वेग कहीं ऐसा हो जाए, इस टाइप से हो जाए। जैसे कि यहाँ पे थीटा है, बोल देता हूँ ये वेग है, तो जिधर थीटा है उधर क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो वी कॉस थीटा इस बार इधर हो जाएगा और एक इधर बन जाएगा वी साइन थीटा। अब इधर मत बांटना भाई, हर बार इधर नहीं बटेगा। जब ये जो वेग की डायरेक्शन इधर होती तब ये बनता, ठीक है। अभी वेग की डायरेक्शन उधर है, ठीक है, वेग हो चाहे बल हो चाहे त्वरण हो चाहे विस्थापन हो, उधर है, तो क्या बन जाएगा, एक इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का डिग्री कितना है यहाँ पे समझो, इन दोनों का, ये वी साइन थीटा वी कॉस थीटा समकोणिक 90 डिग्री में बढ़ता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका वियोजन कैसे बढ़ता है। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। इस पर जो कल का फार्मूला पढ़े थे उसमें 1-2 अच्छे न्यूमेरिकल सिंपल है, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप करके देखिएगा। मैं क्वेश्चन जैसे बोलता हूँ तो मेरा बनाने के पहले आप ट्राई करके देख लीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या चीज़ है समझिएगा। क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं कि 2 बलों के परिमाण क्रमशः 5 न्यूटन तथा 3 न्यूटन है। यदि उनके मध्य का कोण 60 अंश हो तो उनके परिणामी तथा उसकी दिशा ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लो, ठीक है, मान लो कि 2 बल कौन कौन सा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 बल कौन कौन सा है अपने मन से ले सकते हैं उसको, ठीक है। एक तो पी ले लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हल क्या क्या चीज़ है, दिया है, तो क्या क्या दिया है, एक बल मान लेते हैं पी बल है। कितने न्यूटन का बल लगाया है, 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। दूसरा बल मान लो क्यू, चाहे ए बी भी मान सकते हो, 3 न्यूटन का बल लगाया है। और दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया हमको, 60 डिग्री दे दिया है, 60 डिग्री। और आपको हमको बल का परिणाम निकालना है और क्या निकालना है, दिशा निकालनी है, ठीक है। समझ जाओ कि इसमें ना ऐसा बल लग रहा होगा, एक बल ये पी है, इसका मान कितना है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं पी है, और दूसरा वेक्टर जो दिखे क्यू है, इस पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा है। समझ गए। तो क्या होगा इसका परिणामी, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला परिणामी रिजल्टेंट R इज इक्वल टू क्या होता है, आप समझो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा हो जाता है। कल मैं ए बी लिया था इसलिए ए और बी लिख रहा था, आज पी क्यू लिया हूँ अभी, तो पी क्यू में फार्मूला बन जाएगा। तो बस फार्मूला में पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, पी का मान 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू का मान 3 दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणित 5 गुणित कितना 3, और कॉस थीटा का मान कितना है आपके पास, 60 डिग्री है, तो ये 60 लगा दिए। आर का आर हो जाएगा, 5 5 से कितना हो गया 25, 3 3 कितना हो गया 9। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 का 2 लिखा, 5 का गुना कर दो, 5 दूनी 10, 30 हो जाएगा यहाँ पे 30। और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, R इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो जाएगा भाई, 25 प्लस 9 प्लस कितना बच गया 15, तो 25 और 15 तो हो गया 40 और ये 49 हो गया। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 49। तो R का 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ओवर कितना होगा 7 न्यूटन। तो इसका परिणामी देखो, एक 3 न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो टोटल उस किसी वस्तु पे मान लो ये पत्थर रखा है, खींच रहे हैं इसको, तो एक 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक 3 न्यूटन, तो टोटल उस पत्थर पर कितना बल लग रहा होगा, बोलेंगे 8 नहीं, कितना लग रहा है वहाँ पे 7 न्यूटन, जिसका रिजल्ट है टोटल उस पर जो बल लग रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग जगह है ना, ये दोनों एक ही दिशा में लगाते तब जाके 8 न्यूटन लगता। अभी एक इधर एक उधर खींच रहा है, तो टोटल इस पर बल कितना लग रहा होगा, 7 न्यूटन लग रहा होगा। तो ये हो गया आपका परिणामी निकल गया। अब दिशा भी बोला है, तो दिशा का फार्मूला आपको पता होगा, उस दिन निकाले थे फार्मूला कि tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे है जैसे हम ए बी निकाले, ए और बी लिए थे ना, तो फार्मूला बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा ऐसे निकाले थे, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू साइन थीटा
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं तो टेन अल्फ़ा का टेन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है, क्यू का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लगा दिए, साइन कितना लगा दिए 60 लगा दिए। ठीक है, P का वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 3 यहाँ पे क्या लगा दिए कॉस 60 लगा दिए। तो देखो ध्यान से यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टेन अल्फ़ा का टेन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 का 3 है, यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2। यहाँ पे प्लस 5 का 5 है प्लस 3 का 3 है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो ध्यान देना टेन अल्फ़ा का टेन अल्फ़ा हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13/2, 23 से कट जाएगा। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3√3/13। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स, 10 उधर चला जाएगा और 3√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, समझना। ठीक, मिटा देता हूँ इसको, लिख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि ये सब फार्मूला भी आगे, ठीक है, अभी बल हम गति चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। 12th में जब हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिकल चैप्टर पढ़ेंगे, पहला दूसरा मतलब पूरा 12th में तो लगता ही है, तो इसलिए पूरा हमें 11 बेसिक है, बेसिक कराया जाएगा, है ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल दिया कि 5 न्यूटन और 12 न्यूटन के दो बल एक बिंदु पर कार्य करते हैं, यदि उनका परिणामी 13 न्यूटन हो तो उनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना। इस बार क्या करते हैं यहाँ पे हल समझिएगा, दिया है दो बल दे दिया है, मान लो चलो ए भी लेना चाहो तो ए भी ले सकते हो। ए बराबर 5 न्यूटन ले लिया है, 5 न्यूटन, और बी बराबर क्या ले लिया है 13 न्यूटन ले लिया है, सॉरी 13 न्यूटन। ठीक है, और परिणामी 12 न्यूटन दे दिया है, और परिणामी आपको 13 न्यूटन दे दिया है, परिणामी कितना दे दिया आपको 13 न्यूटन, और इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। ठीक है, ये निकालना है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा पोलियो पिला दूँ। ठीक है, तब तक आप बनाते रहिए, देखो सोचो क्या है, कौन सा फार्मूला लगाओगे, कितना एंगल आएगा, क्या होगा, कमेंट करिए। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, चूंकि हमको पता है फार्मूला कि R इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे यदि लगाना तो a² प्लस b² प्लस क्या होता है यहाँ पे 2ab यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, तो R का R हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा कितना लगा देंगे यहाँ पे हम लोग 12 गुणा यहाँ पे कितना है cos थीटा है, थीटा निकालना है। R का मान पता है हमको, R का मान कितना है 13 है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ना इसको भगाने के लिए दोनों तरफ या तो क्या करो, देखो ये दिख रहा है फार्मूला, दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे, इधर भी वर्ग कर दोगे तो ये हट जाएगा। भाई घात दो इधर क्या होगा तो रूट बना होगा ना, तो इसको भी हटा दो, तो इधर r² है, यहाँ कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी हट जाएगी। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 12 12 में कितना हो जाएगा 144, प्लस यहाँ 12 5 60 दूनी 120 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या बन जाएगा 169 है, और 169 जोड़ देख लो 169 होगा, इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 169 इज इक्वल टू 120 cos थीटा हो जाएगा। ये माइनस क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ 120 cos थीटा है, तो ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 0/120, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा cos थीटा। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है cos 90 का वैल्यू होती है 0, तो 0 को जगह में रख दिया cos 90, इधर क्या चीज़ है आपके पास cos थीटा, cos से cos कैंसल, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि दोनों सदिशों के बीच का डिग्री कितना था 90 डिग्री पे कार्यरत था। ठीक, इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर दिशा में तत्पश्चात 7 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, उस व्यक्ति का विस्थापन ज्ञात करना है। देखो विस्थापन भी सदिश राशि है, सदिश के लिए पूरा बात हो रही है, समझना कैसे कैसे बोला है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं उत्तर पूर्व पश्चिम, जो ही बनाना रहता है हमको उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। एक मैं यहाँ पे बना लिया, जानते हो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो ये इधर चला 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर चला होगा, कहाँ से, यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से चला होगा 10 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है। तत्पश्चात 7 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यहाँ से चलने के बाद इधर 7 मीटर चला होगा, ये हो गया आपके पास 7 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद रुक गया व्यक्ति, यहाँ पे रुक गया, ठीक है, बस इतना ही। अब पूछा इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो मैं विस्थापन वाले चैप्टर में इसको बनाने की विधि सिखा चुका हूँ, लेकिन देखो एक इधर चला, फिर ये इधर गया, डायरेक्शन लगा दिया हुआ है ना, डायरेक्शन भी लगा दिया, उसको मिटा दिया। अब समझ गए हैं पूरा डायरेक्शन किधर किधर था। अब देखो ये मान लो ए का दिख रहा है, यहाँ पे ए कितना दिया है, 10 मीटर दे दिया हमको, और बी के मान कितना दे दिया हमको, बी का मान कितना दे दिया है, 7 मीटर दे दिया है। दोनों का बीच का एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो फार्मूला लगा दो कि इसका विस्थापन क्या होगा, मैं यहाँ पे आर ही लूँगा, विस्थापन को ऐसे एस से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो आर का आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणी 10 गुणी 7, कॉस कितना हो गया, 90। कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इतना वाला टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, आर बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 149। तो इतना ही लिख के आप छोड़ सकते हो। भी चाहो तो 12 समथिंग आ गया। निकालते कैसे हैं इसका वर्गमूल, अरे भाई देखो 144 जो है वो 12 का वर्गमूल होता है, और 169 जो है 13 का वर्गमूल होता है, और ये जो 149 दिख रहा है 144 169 के आसपास मतलब बीच में है, तो 169 तो इससे बहुत ज़्यादा है, 144 इसके पास है, यानी 144 से ज़्यादा है तो 12 से ज़्यादा होगा और 13 से कम होगा। यानी आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 12.23 अपने मन से इधर का कोई भी डाल सकते हो, उसका फिर लिख दो लगभग, ठीक है। तो आपको ऐसा वर्गमूल निकाला जाता है, तो उसके बीच में लिख देंगे लगभग, तो आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक, मतलब करेक्ट माना जाएगा, ठीक। इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अच्छा खासा न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है, आप पाइथागोरस पर भी निकाल सकते थे। अब ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छे से समझिएगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक नाविक शांत जल में नाव को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से खींच सकता है। नदी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाविक नदी को पार करके दूसरे किनारे पर ठीक सामने के बिंदु पर पहुंचना चाहता है। तो बताइए कि नाविक को किस दिशा में नाव को खींचना चाहिए। नदी का चौड़ाई 2 किलोमीटर है। समझ रहे हो, क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, जो बोला हूँ उसको। तो सबसे पहले मैं बना दिया नदी, ये आपका नदी हो गया, जो भी आपके आसपास गांव में नदी बहता होगा उसको मान लेना कुछ इस प्रकार से जा रही होगी, ठीक है। मैं आपको इधर जो नदी की धारा है ना, नदी की धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, समझो। अब देखो इसको, आदमी को यहाँ से इस पॉइंट पे आदमी है, मान लो ओ है, और ये मान लेता हूँ पी है, इस पी पॉइंट पे पहुँचना है, उस व्यक्ति को पी पॉइंट पे पहुँचना है। तो अभी यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो नदी दिख रहा है ना, नदी का धारा इस दिशा में है, तो नदी के धारा का जो ना दे दिया है कितना से बहता है, नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बहता है, यानी इस दिशा में बहता है। तो मैं बना लिया, देखो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम ऐसा क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, सब ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं। तो ये जो दिशा है समझो, ये वाला दिशा, ठीक है, ये वाला दिशा 5 किलोमीटर प्रति आर के हिसाब से ये नदी का वेग हो गया, ठीक है। अब आदमी को पहुंचना है कहाँ पे, ठीक इस पॉइंट पे पहुंचना है, अभी यहाँ पे है आदमी, ठीक है, यहाँ पे है, नाव चलाएगा अपना। तो भाई सीधी सी बात, नदी की धारा इस दिशा में है। आप कभी नदी में बहते हुए नदी में यदि चले होंगे तो आपको पता होगा, ठीक, मैं तो चला हूँ, जो चले होंगे नदी में, जैसे नहीं चले होंगे कोई चल के देखना, नदी का धारा थोड़ा बहुत चल रहा है ना, उसके अंदर जब आप चलेंगे तो आपके पैर को ना इधर खींचता है, ठीक है, मतलब धक्का देता है। ये नदी का जो पानी दिख रहा है ना, आपको धक्का देगा, आप सीधा इधर चलेंगे तो इधर चले जाओगे, ठीक है।
सीधे सीधे नहीं जा सकते आप। यदि आपको यहाँ पे पहुँचना है तो कुछ को आपको ना कुछ इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको धक्का मार के फिर यहाँ तक पहुँचाएगा। आप सीधा यहीं से चलूँगा बोलोगे तो नहीं चल पाओगे, यहाँ से चलते जाओगे तो इधर इधर पहुँचोगे। और आपको ठीक पी पॉइंट पे पहुँचना है तो आपको कुछ इस डायरेक्शन में चलना होगा, समझ गए? आपको कुछ इस डायरेक्शन में चलना होगा। मान लेता हूँ इसका एंगल आपको कितना है, थीटा है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपका, इसका वेग कितना दे दिया है, ध्यान से समझिएगा। वेग कितना दे दिया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से खींच सकता है, बोल रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से। तो आदमी इधर चल रहा है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिएगा। तो इसका वेग दे दिया आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए। ये ओ है, इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं मान लो ऐसा है, चलो ठीक है, ये लो, चलो ये क्या है आपका ओ ए हो गया, इसको मैं दे दिया बी। अच्छा समझना क्वेश्चन को, ठीक। ये नदी की चौड़ाई निकाल लेंगे हमें, नदी की चौड़ाई है, ठीक है। तो कितने, कौन सी दिशा में कितना एंगल से हमको चलना होगा तब जाकर ठीक पी पॉइंट पे पहुंचेगा। क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाविक शांत जल में नाव को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से खींच सकता है। यदि नदी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाविक नदी को पार करके दूसरे किनारे पर ठीक सामने के बिंदु पर पहुंचना चाहता है। बताइए कि नाविक को किस दिशा में नाव खींचना चाहिए। नदी की चौड़ाई अभी कितना है, 2 किलोमीटर। नदी की चौड़ाई जो है 2 किलोमीटर है। तो ध्यान देना, मैं लिख लेता हूँ हल, ठीक है। चित्र से आपको कहा दे दिया कि व्यक्ति जो है ना, नाव वाला है, व्यक्ति का वेग को क्या दे दिया आपका, वी मेन, मतलब मेन, ठीक है, व्यक्ति आदमी है तो उसका वेग आपको दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और कौन सा है, ये ओ बी है, ठीक है, ओ बी बराबर 10 किलोमीटर प्रति आर दे दिया है, ठीक है। और नदी का वेग, ठीक है, नदी का वेग जो दे दिया है आपको, नदी का वेग वी आर, रिवर दिख रहा है, ठीक है, वेग आप रिवर, वो कितना है आपके पास में, ओ ए दिख रहा है ना, ओ ए। अब ध्यान समझना, एक चीज़ हम पढ़े हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ऐसा हम वेग का बना है, वेक्टर बना है, तो यदि हमारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको उठा के हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जो यहाँ पे वेग दिख रहा था ना, इस वेग को कुछ मान निकालने के लिए इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसको उठा के कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो ओ ए दिख रहा था ना, समझो मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, बी पी लगा दिया हूँ, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे ओ ए बराबर बी पी कितना है, 5 किलोमीटर प्रति आर दे दिया है, ठीक है। तो समझो एक ट्रेंगल बन गया। कौन सा ट्रेंगल बन गया, कुछ इस प्रकार से ट्रेंगल बन गया कि यहाँ पे ओ है, इसका मान 10 दे दिया, इसका मान क्या दे दिया है, 5 दे दिया, समझो ऐसे, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ कि चूंकि ट्रेंगल, ठीक है, त्रिभुज किसमें बी पी ओ में, क्योंकि लंब पता है, आधार पता है, ठीक है, लंब पता है और कर्ण पता है, क्योंकि थीटा यहाँ पे लगा है तो ये लंब कहलाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे साइन थीटा, क्योंकि लंब और कर्ण पता है, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो काटूंगा तो कितना होगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2, साइन 30 का मान होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 30। तो थीटा बराबर कितना हो गया आपको, 30 डिग्री हो गई, ठीक है, 30 डिग्री हो गई। तो भाई ये तो इसका चौड़ाई है ना, यहाँ से तब क्या बोलेंगे कि इस नदी के किनारे से ये कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना आया, 30 डिग्री आया। यानी नदी के किनारे के साथ इनको ना 90 धन कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री। नदी के किनारे के साथ उसको 120 डिग्री इधर चलाना पड़ेगा नाव, तब जाके वो पॉइंट पी पे पहुँचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे 30 आया, तो भाई ये किसके साथ आया, तो ये तो चलना है ना, इस डायरेक्शन में चलना है। तो नाव को इस नदी के किनारे से 120 डिग्री, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा, तब जाकर उसको पॉइंट पी पर पहुँचेगा। तो इस प्रकार हो गया, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कितने मिनट बन गया वीडियो, 24 मिनट हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, समझ में आया अच्छे से। तो ऐसे इसका क्वेश्चन बनाएंगे, और नदी का वाला क्वेश्चन और छाता वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, वो आता है, ठीक है। बरसात वाला भी अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ। अब ध्यान देंगे क्या होगी नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया है, समझना, लिख लेना क्वेश्चन को, कि किसी दिन वर्षा
35 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। कुछ समय पश्चात 12 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से हवा पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए? समझ गए? तो देखो क्या हुआ, समझना कि बरसात नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रहा है, तो मैं ये डायग्राम, ये बरसात हो रहा है, ठीक है, बरसात का जो पानी की जो डायरेक्शन है इस दिशा में है, तो वी आर रेन आने बरसात, ये कितना स्पीड से हो रही है, कितने स्पीड से हो रही है? 35 मीटर प्रति सेकेंड, 35 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से नीचे। अब क्या बोल रहा था कि एक व्यक्ति भी है, ठीक है, कि कुछ समय पश्चात हवा जो है, हवा ये इधर बोला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर हवा कितने से चला है? 12 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से पूर्व से पश्चिम की ओर चला है, ठीक है। समझना, बरसात हो रही है और हवा चलेगा, ठीक है, हवा चलेगा ना, तो छाता जो आदमी वहाँ पे खड़ा है, छाता तो ऐसा तो रख नहीं सकता, क्योंकि सीधा उसके चेहरे पे आकर कहीं मान लो ऐसा खड़ा है और पानी इधर से गिर रहा है से, और हवा करेगा तो सीधा मुँह पे जाएगा, तो उसको कुछ एंगल में झुकाना पड़ेगा ना। तो वो क्या कर रहा है कि किस दिशा में उनको कितना एंगल आपको झुकाना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ मान लो इधर कि थीटा एंगल पे झुकाएगा आदमी, ठीक है, अपना छाता जो है थीटा एंगल पे झुकाएगा। तो देखो ध्यान समझिएगा कैसे बनाएंगे इसको। वी आर, और ये किसका है? हवा का है, तो ये हम लिख देता हूँ हवा को, ये एयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना समझना भाई, इसको मैं जैसे लिया हूँ वहाँ पे, जैसा ऐसे लिया, थीटा एंगल ले लिया, तो इसको जब मैं ऐसा आगे बढ़ा दिया मान लो, तो जो मान इसका है वही तो इधर होगा ना, इसको यदि ऐसा कर दिया आप, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे इसको और बढ़ा के आगे बढ़ा दिया ऐसा कुछ, तो जितना ही होगा उतना ही होगा, इसलिए मैं क्या किया, इतना ही लिखा हूँ उसको। तो क्या होगा, ध्यान से समझना, इधर ये भी क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो मुझे क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है, लंब पता है और आधार पता है, इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे tan थीटा लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या होगा, नाम दे दो इसको, ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके देखना कि ट्रेंगल किस में OAB में क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है आपके पास 12 है और आधार कितना है आपके पास 35 है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो गया 12/35। अब यहाँ पे थीटा, इसको हम काट नहीं सकते, तो थीटा बराबर आप क्या करोगे, यहाँ पे tan इनवर्स क्या करोगे 12/35। तो आपका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेटर से जब निकाला जाता है ना, तो लगभग 18.9 डिग्री के आसपास आता है, यानी लगभग 90 डिग्री के आसपास आता है। तो आदमी को जैसे रखा है ना, तो कम से कम कितना डिग्री, क्षैतिज के साथ कितना, मतलब वर्टिकल के साथ कितना डिग्री उसको झुकाना पड़ेगा, 90 डिग्री उसको किसकी मतलब वो बरसात की दिशा में क्या करना, झुकाना पड़ेगा उसको, ठीक है, लगभग। तो ये एकदम इजी है। अब ये 12/35 का मान कैसे निकाले सर, तो वो जो बुक में दे दिया डायरेक्टली दे दिया है आंसर, आपको इतना ही लिखना है। एग्जाम में कहीं आ गए तो आपको 12/35 लिखना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12/35, लेकिन कैलकुलेटर से जब निकालता है ना तो 18.9 डिग्री के आसपास आंसर आता है। तो लगभग कितना हो जाता है, वो 90 डिग्री के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो इसको उसी को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। इसका मान लो पूछ दिया कि इसका जो ये वेग, इस वेग का दिशा कितना हो जाएगा, इस वेग की दिशा जो निकालना रहेगा तो आप निकाल सकते हो। देखो एक की दिशा इधर है और एक इधर है, परिणामी वेग निकालना रहेगा आपको, मान लो परिणामी वेग निकालना रहेगा तो क्या लगाओगे, v बराबर वही फार्मूला कि v है ना, क्या चीज़ है, वी आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ए का वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2VR VA और cos 90 लिखोगे, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, cos 90 का मान 0 इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या लिखोगे, VR का मान कितना है आपका 35 का स्क्वायर और VA का मान कितना के पास 12 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करना रहता है, जो फार्मूला आपको पता था, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, प्रक्षेप्य गति की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हो सकता है 2 लेक्चर और आएगी इस चैप्टर का, फिर कुछ एक आध न्यूमेरिकल करेंगे, उसके फिर चैप्टर भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा फिजिक्स को। और जो न्यूमेरिकल है इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल करके देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे तो क्या अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हो क्या रहा है,
क्यों ऐसा लगाते हैं? क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फार्मूला बना रहे हैं हम लोग, हर चैप्टर में फार्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं, और एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।